एजुकेशन लोन्स लेकर एक स्टूडेंट है जो कि मोस्टली अपने एजुकेशन लोन को लेता है सोच के कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे ऑफ कर देंगे इवेंचुअली। इसके अंदर एक वो आता है जहाँ पे एक स्टूडेंट को कभी कभार फोर्स करते हैं टू पे द मनी जब उनकी प्लेसमेंट नहीं लगती स्पेसिफिकली। तो लेट्स से एक स्टूडेंट ने लोन लिया फॉर एन एमबीए या स्पेसिफिक कोर्स के लिए जिससे उन्होंने लोन लिया बैंक से और उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, और उस केस के अंदर वो उनका इंटेंट तो है वापस लोन पे ऑफ करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन दो है कि नंबर 1 वो लोन लेता है, उस लोन को कैसे पे ऑफ करे। नंबर 2 अगर लोन पे ऑफ नहीं कर पाए, उसका प्लेसमेंट अगर नहीं होता, जहां पर भी नहीं होता, तो उस केस के अंदर वो अपने आप को, उसके पास क्या राइट्स है जिससे कि वो इस लोन को भी मैनेज कर पाए वापस बैंक को देने के लिए इन अ वेरी एमिकेबल वे। देखो, हमेशा एजुकेशन लोन या कोई भी लोन एज पर एग्रीमेंट, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट ही जाएगा। यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट ने एजुकेशन लोन लिया और कंडीशन ये कहती है कि इसकी प्लेसमेंट होगा आउट ऑफ हिज सैलरी, ही विल रीपे द मनी ऑफ लोन, तो उस केस में प्लेसमेंट की नेसेसिटी है, जरूरी है। अगर ये होता है कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो इस तरह से लोन रीपे करेगा, इंस्टॉलमेंट्स डिफाइंड है, तो उसको वो करना पड़ेगा। ओके उसके बाद मतलब एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन हमें जाना होगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी कोई एजुकेशन लोन लिया जा रहा है तो उस केस में एग्रीमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एग्रीमेंट कोई पढ़ता ही नहीं है, एग्रीमेंट इतना लंबा होता है कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। अब मेरा तो एक क्वेश्चन है पर्सनली कि एग्रीमेंट पढ़े तो कैसे पढ़े, बिकॉज एग्रीमेंट अगेन काला अक्षर बहस बराबर नहीं समझ आता क्योंकि इतना सारा का सारा होता है उसके अंदर और इतना पेशेंस है नहीं। कभी पूरा एग्रीमेंट पढ़ने की नीड नहीं है। तो क्या देखना चाहिए एग्रीमेंट में? हमेशा एग्रीमेंट में ना आप देखेंगे कुछ हेडिंग्स होती हैं, उसके अंदर कुछ पॉइंटर्स होते हैं। तो इसमें जो है रीपेमेंट का जैसे क्लॉज हो गया, लोन अमाउंट का क्लॉज हो गया, इंस्टॉलमेंट्स के क्लॉज हो गए, ऑब्लिगेशंस ऑफ बोरोवर हो गया, ठीक है। तो अगर इतने क्लॉजेस भी आपने ये 3-4 क्लॉजेस ठीक से पढ़ लिए, इनमें हार्डली आधा पेज होगा इनके अंदर, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। शेड्यूल बनता है और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एमआईडी बोलते हैं वो बनता है। व्हाट इज एमआईडी? एमआईडी बेसिकली क्या होता है कि इतना बड़ा लोन का एग्रीमेंट नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या एक प्रैक्टिस है कि एमआईडी एक बनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाती है। अच्छा, और जनरली ये 1-2 पेज का 3 पेज अवेलेबल होता है? ये बैंक ही देता है, दोनों पार्टी साइन करती है। एमआईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो ये जैसे होम लोन में तो ये कंपलसरी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बैंक बनाता है। मतलब अगर आप बैंक से पूछेंगे तो एमआईडी डॉक्यूमेंट, आप एमआईडी आपको मिल सकता है। नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये 3 चीजें 4 चीजें आप सिर्फ वो हेडिंग्स देखकर उनको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है और बैंक कहता है मैं चेंज नहीं कर रहा क्लॉज को, आप कोई बात नहीं, आप बैंक को मेल लिखिए, आप जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वहां का उसको बोलो जी इसका रिप्लाई दे दो, क्लैरिफिकेशन दे दो, तो वो क्या होता है सामने वाला क्लैरिफिकेशन दे देता है और आपका काम। तो यहाँ पे अगर इन नटशेल लोन को एग्रीमेंट सारा जरूरी नहीं आप पढ़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जरूर पढ़ो। नहीं, एग्री। एमआईडी एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। अगर आपको क्लिप अच्छी लगी और आपको और ऐसे क्लिप्स देखने हैं, देन डू सब्सक्राइब टू द सोलो क्लिप्स फॉर मोर सच क्लिप्स।